मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अनमिला अखड़ में और सुनते हैं कि आगे के वीडियो में क्या हुआ। हम लोगों ने कल सुना था, हमारी कल की लास्ट लाइन थी, सत्या भी सहजता से उपलब्ध है किंतु सत्याधारित करने की पूर्व पात्रता अनिवार्य है। आगे इसके आगे चलते हैं। चर्चा का विषय इतना गहन है कि किसी को आभास भी नहीं हुआ कि चाय कब आ गई। साहब कहते हैं, शक्ति का विग्रह करेंगे तो समस्त चराचर जगत और उसके अलावा जो कुछ भी विद्यमान है शक्ति के परिधि के भीतर है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि शिव की कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है, फलतः उसका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। पर्वत की चोटी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा, न अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है। शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी के क्रम को ही परा या विद्या शक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में होता है। साहब चाय की प्याली उठाते हुए कहते हैं कि अपनी इच्छा से जीव बनता है और उसी की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या बोलते हैं और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है। अनेक शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुगीन काल में 10 महाविद्या की धारणा दृष्टिगत होती है। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है। स्पष्टतः शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। कहा जाता है कि यह शक्ति शिवस्य शक्ति, निर्विवाद रूप से शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वह धन की शक्ति हो या काल की शक्ति। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी जांच के क्रम में मुंगेर जाना था। मुंगेर में कुछ परिचित भी थे, नीलम भी तैयार थी। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शशिभूषण वर्मा ने कहा, मैं भी चलूंगा। मध्याह्न के भोजनोपरांत सरकारी नई जीप से सभी रवाना हुए। नीलम, बच्चे और वर्मा साहब साथ थे, इसलिए हरिंद्रानंद स्वयं गाड़ी चला रहे थे। बरहिया आकर वहां के प्रसिद्ध रसगुल्ले का रसास्वादन हुआ। अब तक अंधेरे ने अपनी धाक जमा ली थी। बरहिया लखीसराय जिले का एक थाना है। इनकी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी। एक पुल को पार किया, बाद में लोगों ने बताया हरोहर नदी का पुल है। सच्चाई थी कि हरोहर नदी ने हरिंद्र को परेशानी में डाल दिया था। मानो शमरूप नाम के कारण इन्हें विदाई देने को तैयार नहीं थी। जीप पुल से जैसे उतरी ही थी कि अचानक नई गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। नीलम और प्रोफेसर इन्हें घूरने लगे। कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज भी बदलने लगा। पल भर में झंझावात, खूब तेज वर्षा और पवन पागल, धूप घुप अंधेरा, सड़क सुनसान। जीप को ठेल कर सड़क के किनारे किया गया। बारिश ने सबको भिगो दिया था। किनारे आते ही जीप गीली मिट्टी में फंस गई। वहां सभी निरुपाय, हताश और भयभीत भी। बगल से 1-2 ट्रक गुजरी। नीलम ट्रक को रुकने के लिए हाथ देती रही, किंतु संवेदनशील क्षेत्र के कारण कोई ट्रक रुका नहीं। वहां बैठकर रात भी गुजारी नहीं जा सकती थी। उन दिनों अंधेरा में अगर 5 मिनट भी कोई ठहर गया तो चोर उचक्के उसके कपड़े तक खुलवा लेते थे। यह बात हरिंद्रानंद को दंडाधिकारी होने के कारण पूर्व से ही ज्ञात थी। सभी भीगे हुए ठंड से कांप रहे थे। बच्चे जीप में सिमटे हुए। लग रहा था जैसे महाकाल से नियंत्रित काल अतिशय क्रोध में है।
10 मिनट के बाद उसी तूफान में पीछे से एक ट्रैक्टर के बल्ब की रोशनी आती दिखाई पड़ी। वह तेज गति से जीप के सामने तक आया। ये उसे रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। आगे बढ़कर ट्रैक्टर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल नया था, उसकी ट्रॉली भी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली को बोलचाल की भाषा में टेलर कहते हैं। हरिंद्रानंद ने चालक से अपना परिचय दिया और अपनी विपदा बताई। उन्होंने कहा, आप लखीसराय तक जीप को टोचन करके पहुंचा दीजिए। ट्रैक्टर चालक ने आनाकानी की पर ज्यादा बोल नहीं पाया। उसने पूछा, रस्सी है? उत्तर ना में था, किंतु नीलम ने कहा, मेरे ब्रीफकेस में साड़ियां हैं, उसको बांधकर आप टोचन कर सकते हैं। तभी चालक ने ठंड से कांपते हुए खलासी से कहा, देखो टेलर में रस्सी है क्या? खलासी पीछे से बिल्कुल नई मोटी नायलॉन की लंबी रस्सी निकाल लाया जो लपेटे में थी। जीप टेलर में टोचन हुई। चालक और खलासी को ट्रैक्टर का हुड पानी से थोड़ा भी नहीं बचा पा रहा था। दोनों ठंड से कांप रहे थे। सभी जीप में बैठे। ट्रैक्टर धीमी चाल में चला। लगभग 1 घंटे लगे लखीसराय बाजार पहुंचने में। रात के 11 बज रहे थे। तूफान अब थोड़ा धीमा हो चुका था। चालक ने ट्रैक्टर रोक दिया। उतरकर बोला, बगल के घर में जीप का मिस्त्री रहता है, आप लोग बनवा लीजिए। बाजार में पूरी तरह अंधेरा। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली तो न जाने कब से गायब थी। जीप से लोग उतरे। सड़क के बगल का दरवाज़ा खटखटाया और जीप की स्थिति बताई। अभी हम क्या कर सकते हैं? सुबह कहिएगा तो बना देंगे। उसमें भी 4 घंटा लगेगा। क्लच प्लेट बदलना होगा। वह आदमी दरवाजे के भीतर ही खड़े खड़े बोला। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि भैया, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, कहाँ जाएं? बच्चे हैं, महिला है। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर बोला, आप लोग दाहिने वाले घर में जाइए, वहाँ थाने के बड़ा बाबू रहते हैं। बड़ा बाबू का दरवाज़ा खटखटाया गया। उन्होंने बताया कि बगल में पथ निर्माण का डाक बंगला है, आप लोग रात भर वहाँ आराम कर लीजिए। फिर ट्रैक्टर के चालक से अनुरोध हुआ। बोला, चलिए मैं ले चलता हूँ। उसने ट्रैक्टर घुमाया। हरिंद्रानंद ने टोचन जीप भी घुमा ली। मात्र 100 गज पर डाक बंगला था। सुनसान और वीरान परिसर बड़ा था, पर कहीं कोई आदमी नहीं देखा गया। दूर एक बरामदे में कोई सोया है। लोगों ने उसे उठाया। उसने तुरंत डाक बंगले का फाटक खोला और तीनों कमरे खोल दिए। कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर रख दी। बारिश रुक गई थी, पर हवा अभी भी मतवाली। मध्य रात्रि होने को थी। किसी ने कुछ खाया नहीं था। चालक से ही पूछा गया, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बोला, ठहरिए मैं तुरंत लेकर आता हूँ। उसने टोचन खोला। फिर बंगले के पटिकों में टेलर सहित आया। आगे बढ़कर खलासी ने टेलर को ट्रैक्टर से अलग किया। नीलम 100 रुपये भोजन लाने के लिए दे रही थी। उसने इशारे से मना किया और ट्रैक्टर डाक बंगले से बाहर निकल गया। बच्चे इसी बीच सो गए। खिड़की थोड़ी खोल दी गई। कमरा कई दिनों से बंद था, सो हल्की उमस थी। लगभग 20 मिनट बीते होंगे। ट्रैक्टर हरहराते हुए पोटिको में आया। खलासी हरे बांस की एक टोकरी में 6-7 आदमियों के लिए प्रचुर मात्रा में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर आया था। एक मोमबत्ती बरामदे की ओट में जल रही थी। भोजन टोकरी सहित रख लिया गया। खलासी को अभी भी ठंड लग रही थी। आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? हरिंद्रानंद ने पूछा। नमक ढोते हैं, ड्राइवर बोला। बगल खड़े एक व्यक्ति से हरिंद्रानंद ने कहा, ट्रैक्टर टेलर का नंबर नोट कर लीजिए। जीप की मरम्मत के सिलसिले में बिल में लिखना होगा। टॉर्च से नंबर लिख लिया गया। कुछ और चाहिए? कांपते हुए खलासी ने कहा। नीलम ने 500 रुपये बढ़ाए। मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। चालक बोलते हुए बरामदे से उतर गया। उसने भोजन से के भी पैसे नहीं लिए। ट्रैक्टर जा चुका था। भोजन उपरांत सभी सो गए। प्रातः की लालिमा साथ लाए आए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था ने बंगले की शांति भंग कर दी। बाहर चौक से चाय आ गई। जीप बनाने के लिए डाक बंगले में ही मिस्त्री आ चुका था। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मरम्मत के लिए जीप को
ठेल कर पोर्टिको में लाया गया। मिस्त्री 2 थे। हेड मिस्त्री ने कहा 1 बजे तक नया क्लच प्लेट लग जाएगा। 9 बजे के आसपास थाने से एक पुलिस पदाधिकारी आया। शायद रात की घटना से सशंकित थानेदार ने भेजा था। हालचाल पूछा और चले गए। नाश्ता और भोजन बाजार से मंगाकर हुआ। शाम ढलते ही सभी मुंगेर पहुंच गए। हल्की बारिश यहाँ भी हो रही थी। 2 दिनों के बाद वापसी। हरिंद्रानंद ने दूरभाष पर जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को ट्रैक्टर और ट्रेलर का नंबर लिखवाते हुए कहा कि ट्रैक्टर के मालिक का नाम पता बताइए। 1 दिन के बाद उनका फोन आया, भाई जी दोनों नंबर है तो पटना जिला के ही पर एक स्कूटर का नंबर है और एक मोटरसाइकिल का। साहब हतप्रभ। शाम में डेरे पर चर्चा चली। नीलम ने बताया कि डीटीओ साहब का फोन पहले ही आया था और मेरी बात हो चुकी थी। चालक ने ठीक कहा था, आप लोग नमक ढोते हैं, हम लोग नमक ढोते हैं, हरिंद्रानंद ने गंभीर और कृतज्ञता के स्वर में कहा। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे क्या हुआ हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।